हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं शुक्र का राजनीतिक चिंतन। भारत में खासतौर पर प्राचीन भारत में 3 राजनीतिक चिंतक बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, जिनमें मनु हैं, कौटिल्य हैं और शुक्र हैं। मनु और कौटिल्य पर हम बात कर चुके हैं। आज हम शुक्र पर बात कर रहे हैं। हमने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की अध्ययन शैली है वो एक जैसी रही है, यानी कि वो राजा की उत्पत्ति को, राज्य की उत्पत्ति को एक ही मानते हैं। वो एक खास अवस्था में राज्य की उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं जब समाज में अराजकता की स्थिति थी, मत्स्य न्याय की स्थिति आ गई थी, शक्तिशाली का बल ही जो हित है। इस तरह जब अराजकतापूर्ण माहौल से लोग तंग आ गए तो उन्होंने राज्य निर्माण की स्थिति में आए। तीनों ही विचारकों ने माना है कि राज्य एक सावयवी संरचना है, यानी कि इसको एक तरह से सप्तांग सिद्धांत की जो बात है उसको स्वीकार किया है। तीनों ही विचारकों ने राजतंत्रात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया है और तीनों ही विचारकों ने परराष्ट्र संबंधों पर भी अपनी बात कही है। और सभी ये तीनों ही विचारक राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को मान्यता देते हैं, उसके पक्षधर हैं और सीमित राज्य की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन राजा को सीमित करने का कोई ऐसा उपाय नहीं बताते हैं जो प्रजा के हाथ में हो, जनता के हाथ में हो। तो इस तरह से इनकी एक तरह की शैली रही है अध्ययन का, जिस तरह हमने समझौतावादी विचारकों में देखा है, होब्स लोक रूसो में। भले उनकी बातें अलग हैं, लोग बिल्कुल उदारवादी विचारक हैं, उदारवाद के पिता कहलाते हैं। दूसरी ओर रूसो है, वो आदर्शवादी विचारक हो जाते हैं। होब्स का व्यक्तिवाद है वो निरंकुशवाद की ओर निकल जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो स्टडी की शैली है, विश्लेषण की जो शैली है, वो एक जैसी है कि वही प्राकृतिक अवस्था, राज्य निर्माण, संप्रभुता, राज्य को एक समझौते का परिणाम, तो एक टाइप का जो उनका मेथड है अध्ययन का, तो उसी तरह का जो मेथड है वो परंपरागत भारतीय राजनीतिक चिंतक का है। तो सबसे पहले तो हमने बताया कि जब हम मनु के जो शुक्र के राजनीतिक चिंतन की बात कर रहे हैं तो इनकी पुस्तक है शुक्र नीति सार। हमने पहले भी आपको ये बताया था कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक केवल राजनीतिक चिंतक नहीं थे, उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में अपने विचार दिए हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, धर्म के मामले में भी। तो हम जब अपने अध्ययन के दायरे में उन्हें ले रहे हैं तो हमारा मुख्य फोकस है उनके राजनीतिक क्षेत्र में उनके दिए गए विचारों से है। तो शुक्र नीति सार में शुक्र ने अपने विचार दिए हैं और उनमें राजनीतिक विचार भी हैं। तो सबसे पहले तो शुक्र भी ये मानते हैं कि राजा और राज्य को वो एक ही रूप में परिभाषित करते हैं, उनकी नज़र में ये अलग अलग नहीं है, यानी कि वो राजा की उत्पत्ति को ही राज्य की उत्पत्ति के रूप में निरूपित करते हैं। शुक्र भी मानते हैं कि एक तरह से समाज में अराजकता की स्थिति आ गई थी, लोगों की जान माल को खतरा था, मत्स्य न्याय की स्थिति पैदा हो गई थी समाज में। उससे तंग आकर लोगों ने ईश्वर से उपासना की और फिर ईश्वर ने, या जिसे वो ब्रह्मा के लिए कहते हैं स्पेशल, क्योंकि जो हिंदू पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें ये माना गया है कि सृष्टि का निर्माण का काम है वो ब्रह्मा को दिया गया है। तो ब्रह्मा ने राजा की उत्पत्ति की और उसका काम था प्रजा की सेवा करना। राजा को एक भूपति के रूप में तो भेजा गया, लेकिन वो एक सेवक भी था।
और उसका काम है कि जनता उसे टैक्स देगी, जिसे वो राजस्व कहते हैं, वही उसका वेतन है और उसका काम है लोगों की रक्षा करना। तो शुक्र का चिंतन मनु से प्रभावित है, लेकिन थोड़ा सा मनु से भिन्न भी हो जाता है, क्योंकि वो राजा को कोई देवता नहीं मानते हैं, बल्कि एक नर भूदेव की तरह है, नरदेव की तरह है, जो प्रजा की सेवक की भी उस पर जिम्मेदारी है, प्रजा के सेवक के तौर पे भी। तो कुल मिला के शुक्र भी राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की ही बात करते हैं, लेकिन राजा को एक सेवक के रूप में, प्रजा सेवक के रूप में वो समाज में, राज्य में स्थापित करते हैं। दूसरा, राज्य को एक सावयवी संरचना के तौर पर देखते हैं। शुक्र भी राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसका वर्णन शुक्र के चिंतन में हुआ है। सप्तांग सिद्धांत में हमने पहले भी बताया था कि जो राज्य की रचना है वो 7 अंगों के तौर पर की गई है। शरीर के अलग अलग अंगों से राज्य की अलग अलग जो तत्व हैं उनकी तुलना की गई है। जैसे जो मस्तिष्क है, सर है, वो जो स्वामी है वो राजा, जो वो राज्य रूपी शरीर का सर हैं, मंत्री हैं वो नेत्र हैं, मित्र हैं वो कर्ण यानी कान है, कोष है वो मुंह है, और सेना है, मन है, दुर्ग भुजाएं हैं, और जो पूरा राष्ट्र है वो पैर हैं। इस तरह से वो 7 जो अंगों की तुलना राज्य के अलग अलग तत्वों से करते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य के तत्व अधिक बताए गए हैं। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में भी राज्य के 4 तत्व बताए गए हैं, जिनमें जनसंख्या, संप्रभुता, भूभाग आदि, सरकार वगैरह। लेकिन यहाँ 7 जो तत्वों की बात हुई है, तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत को शुक्र भी मानते हैं। फिर बात आती है कि राज्य का कार्य क्षेत्र क्या होगा। तो कार्य क्षेत्र में राज्य के भीतर जो तमाम तरह की गतिविधियां हैं वो उसके कार्य क्षेत्र में आती हैं। उन्हें पहला तो राजनीतिक समाज या प्रजा की रक्षा करना है, यानी कि किसी भी बाह्य आक्रमण से भी रक्षा करना है, और अंदर भी अगर कोई ऐसे तत्व हैं जो समाज में विघटन फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, तो राज्य को उनसे भी लड़ना होता है। तो प्रजा की रक्षा करना, जानमाल की रक्षा करना राज्य का एक प्राथमिक दायित्व है। फिर लोकहित संबंधी कार्य करना। लोकहित संबंधी कार्यों में है कि भाई जैसे लोगों के लिए विद्यालय खोलना ताकि शिक्षार्जन हो सके, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, इसके लिए अस्पताल खोलना, लोगों को पेयजल की स्थिति, सिंचाई वगैरह के लिए जलाशयों का निर्माण करना, धर्मशालाओं का निर्माण करना, मार्ग बनाना, सामाजिक वानिकी का विकास करना, बगीचों का निर्माण करना, ऐसे बहुत से काम हैं जो लोकहित संबंधी काम में राज्य को दायित्व देते हैं शुक्र। हमने पहले भी बताया था कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्वीकार किया गया है। फिर इसी में ही है, राज्य के कार्यों में ही कुछ अर्थव्यवस्था से संबंधित भी कार्य करता है। जैसे राज्य जो माप तय करता है, जैसे बाट हैं या कोई पैमाना है वस्तुओं को मापने का, मुद्रा जारी करता है, टैक्स वगैरह इस तरह से लगाता है कि लोगों को बहुत तकलीफ भी ना हो। तो ये राज्य ये सब काम करता है। समाज व्यवस्था में भी राज्य की भूमिका वो बताते हैं। फिर परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी राज्य करता है कि दूसरे राष्ट्र के साथ व्यवहार करते समय राज्य को किन किन बातों का ध्यान रखना है, और
कैसे अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, ये सब बातें वो बताते हैं। मनु जो शुक्र हैं उन्होंने राज्य के प्रकारों की भी बात की है, और वो जैसे कि कोई राज्य कितना बड़ा होगा तो उसका आधार उन्होंने बताया है कि उस राज्य के अंतर्गत भूभाग कितना है, और वो बिना प्रजा को पीड़ा पहुंचाए तो उसकी अर्थव्यवस्था का आकार क्या है, एक तरह से वो कितना सालाना उसकी जो जीडीपी टाइप में आज की भाषा में कहें तो उस आधार पर उन्होंने बताया कि जिस राज्य को हम सामंत राज्य कहते हैं, छोटा राज्य, वो वहाँ उस राज्य को कहेंगे जिसमें 1 लाख से 3 लाख तक का जिसका वार्षिक आय है, जो प्रजा को पीड़ा दिए बिना अर्जित है। उसी तरह वो मांडलिक है जो एक राज्य का और उससे भी बड़ा जो स्वरूप होता है, उसमें 3 लाख से 10 लाख तक की जिसकी वार्षिक आय है जिस राज्य की। फिर जिसे वो राजा कहते हैं वो 10 लाख से 20 लाख तक का, महाराजा जिसे वो कहेंगे वो 20 से 50 लाख तक, सौराट या सौराट जिसे हैं वो 50 लाख से 1 करोड़ तक का, विराट से जिसे कहेंगे वो 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का, और जिसे सार्वभौम जिसे चक्रवर्ती राजा कहते हैं वो 50 करोड़ जिसकी सालाना आय है, और उसके साथ वो 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण भूमि भी उसके पास है। तो हम उसे एक तरह से चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं, विश्व विजेता टाइप में। तो ये शुक्र ने अपनी पुस्तक शुक्र नीति सार में जो राज्यों का वर्गीकरण किया है। फिर वही बात आती है कि क्या राज्य या राजा के ऊपर शुक्र कोई अंकुश लगाते हैं, तो हमने बताया कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, मंत्री परिषद के माध्यम से ये उपाय करते हैं कि राजा अपना कोई भी निर्णय लेगा या ख़ास तौर पे महत्वपूर्ण निर्णय लेगा तो वो अपने मंत्रियों के साथ वार्ता करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि राजा कोई गलत निर्णय लेगा। राजा का काम प्रजा सेवा करना है। जो राजा प्रजा सेवा के दायित्व से बंधा है वो प्रजा का हित कैसे कर सकता है। राजा की शिक्षा दीक्षा बेहतर होगी, इसलिए उसमें ऐसे विचार नहीं आएंगे कि वो प्रजा का हित सोचे। तो इस तरह से शुक्र मानते हैं कि उन्होंने अपने राजा को दायित्व में बांधा है। लेकिन फिर हम इसी बात को दोहराते हैं कि शुक्र के चिंतन में भी मनु और कौटिल्य के चिंतन की तरह ऐसा कोई उपाय नहीं दिया गया जिसके जरिए प्रजा राजा पर नियंत्रण स्थापित कर सके। राजा अगर पथभ्रष्ट हो जाए तो प्रजा के पास उसको हटाने का या उसके व्यवहार को सुधारने का कोई उपाय रह जाए, तो ऐसा शुक्र के चिंतन में भी नहीं है। तो इस रूप में वो अगर हम आज के पैमाने पर राजा का परीक्षण करें तो हम ये कहेंगे कि वो असीमित है। वो स्वयं अपनी सीमाओं को तय कर लेता है तो अच्छी बात है, और अगर वो उन सीमाओं का उल्लंघन कर जाता है तो इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसके जरिए उसके व्यवहार को रोका जा सके, दुर्व्यवहार को सीमित किया जा सके। तो ये बेसिक रूप से शुक्र के जो राजनीतिक विचार हैं जिनको बारे में हमने आपको बताया है, तो मोटे तौर पे हम आपको फिर इस दोहरा देते हैं कि पहले वो राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, उसके बाद वो राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात करते हैं, फिर वो राज्य के उद्देश्य या राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की बात करते हैं, फिर वो राजा के जो उत्तरदायित्व होने की बात करते हैं, इसकी जो संप्रभुता है उसको सीमित बताते हैं। तो ये सब परराष्ट्र संबंधों की बात करते हैं। मोटे तौर पर शुक्र ने अपनी पुस्तक शुक्र नीति सार में जो राजनीतिक चिंतन को कुछ इसी तरह से पेश किया है, और अगले वीडियो में हम इसी से जुड़ा कोई और टॉपिक आपसे साझा करेंगे। धन्यवाद।